हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की इस जंग में। ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जीके जीएस का एक बेहतरीन रिवीजन हम कर रहे हैं, जिसमें हम मॉर्निंग में और इवनिंग में दो क्लासेस देते हैं आपको। जीके जीएस की जो आपकी मॉर्निंग में आती है 6 AM पर और इवनिंग में आती है आपकी 8 PM पर। ये आपकी जीके जीएस की रिवीजन क्लासेस आती हैं। दो ये क्लासेस हैं, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्लासेस को। इससे आपका रिवीजन बहुत बेहतर होगा, तो अपना रिवीजन जरूर करें इससे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो देखिए ये जो अंश था ये था आपका 1/3। ठीक है, यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए इस क्लास में हम लगभग 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चंस में आपको पता है एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। एक साथ हम कई सारी जानकारियां देते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस 40 प्लस हो जाते हैं। ठीक है, पर डे आपको दो दो क्लासेस मिल रही हैं सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते रहिए और सिर्फ पढ़ते रहिए, अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करते। तो आपका प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, आपको पता होगा 1600 ईस्वी में। और उस समय भारत का मुगल बादशाह था कौन? उस समय कौन था? अकबर था। ठीक है, सन 1600 में अकबर था, 1605 तक ये रहा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? ये आप सभी जानते होंगे कि जो मुगल चित्रकारी थी वो किसके समय में पराकाष्ठा पर थी, अपने चरम पर थी? तो वो थी आपकी जहांगीर के समय में। ठीक है, जहांगीर के समय में जो मुगल चित्रकारी थी वो अपने चरम सीमा पर थी, उसके बाद इसका पतन ही होता गया। अगला प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस कौन ले गया था? कब ले गया था? 1739 में। ठीक है, इसे कौन ले गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है कि तख्त ताउस को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये किसका था? ये शाहजहां का था ये। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा रत्न जड़े हुए थे, ये बहुत महंगा था उस समय के हिसाब से, ये बहुत महंगा था। तो इसे ले गया था फारसी आक्रामक नादिर शाह। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि कौन ले गया था तख्त ताउस को? तख्त ताउस को लेकर गया था नादिर शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राटों का जो मीर बख्शी है वो किस विभाग की अध्यक्षता करता था? ठीक है, मुगल सम्राटों में एक पद होता था मीर बख्शी। तो मीर बख्शी हम किसे कहते थे, उसका काम क्या होता था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। गुप्त वार्ता, विदेशी मामले, सेना संगठन या वित्त मंत्रालय, क्या इसके पास होता था? तो देखिए जो मीर बख्शी था इसके पास होती थी आपकी सेना की संगठन। ठीक है, सेना का जो संगठन था उसको ये देखता था, इसका नाम था मीर बख्शी। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है एक। तो चलिए अगला देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो जो संयुक्त पूंजी कंपनी है आपकी, ये आरंभ की थी डचों ने। ठीक है, डचों ने ये आरंभ की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था? ये डच लोगों की बात हो रही है। तो डच लोगों ने कौन कौन से बंदरगाहों का प्रयोग किया? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागापत्तनम या ये सभी? तो हाँ, डचों द्वारा जो ये प्रयोग किए गए थे, ये सभी बंदरगाहों का प्रयोग डचों ने किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या रीजन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी सफलता प्राप्त की और इतने साल ये हमारे ऊपर शासन करके चले गए। ठीक है, तो देखिए कंपनी की सेना को पश्चिम से प्रशिक्षण मिलता था। पश्चिम से का मतलब है ये जो यूरोपीय देश थे, इन्हें यहाँ से ट्रेनिंग मिलती थी यहाँ की सेना को, और इनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, इसके विपरीत की बात करूं तो इंडिया में जो हमारे जो सैनिक थे, पहली बात तो देश जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, सब अलग अलग राजा थे, और किसी की भी सेना इतनी ट्रेंड नहीं थी और ना ही उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये जो अंग्रेज थे इनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, दूसरी बात थी, भारत में राष्ट्र भावना की कमी थी, जो वर्तमान में भी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ क्या था, राष्ट्र भावना की कमी थी, हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, राज्य के लिए था। हर किसी के अलग अलग राज्य थे, पूरा देश एक राज्य में बटा हुआ था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, हर कोई अपने अपने लिए काम करता था। तो एकता वाली बात नहीं थी, भारत देश की बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ राष्ट्र भावना की कमी थी, और ये राष्ट्र भावना की कमी सभी में नहीं, सभी नागरिकों की नहीं बात हो रही है,
सैनिकों में भी राष्ट्र भावना का अभाव था। ठीक है, तो जब सैनिकों में भी राष्ट्र भावना का अभाव था, तो जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देके अपनी सेवा में लगा सकता था। देखिए, ये वो समय था, यहाँ के जो सोल्जर्स थे, सपोज किसी राजा के सैनिक हैं, उनको ये अच्छा वेतन देके कोई भी अपनी तरफ कर लेता था। तो उससे क्या होता था, सेना या राजा कमजोर पड़ जाता था। किसी राजा की ताकत सेना से ही होती है। तो ये इस माध्यम से बात करें तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज ये सभी थे। ठीक है, वेल ट्रेन्ड सोल्जर थे उनके पास आधुनिक हथियार थे, और यहाँ के लोगों में राष्ट्र भावना की कमी थी, और जबकि वे लोग, उन्हें पता था एक राष्ट्र की क्या वैल्यू है, कैसे एक राष्ट्र बनाया जाता है, और इन्हीं कमजोरियों को देखते हुए उन्होंने हम पर इतने साल राज किया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? बात हो रही है फोर्ट सेंट जॉर्ज की, तो ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? तो चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी अंग्रेजों को। ठीक है, ये 1717 की बात है। तो 1717 में अंग्रेजों को चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी। चुंगी क्या होती है आप सभी जानते होंगे, जैसे आज की डेट में टोल टैक्स होते हैं, तो यही उस समय लिया जाने वाला एक छोटा सा कर होता था जो रास्तों से निकलने के समय लिया जाता था। उसी वही अब बड़ा रूप लेकर आज की डेट में टोल टैक्स बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको पता ही है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय यहाँ कौन शासक था? आपको हम पीछे भी ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन था शासक? अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असम में जो सर्वप्रथम जो चाय कंपनी की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1839 में। ठीक है, 1839 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हम इन्हें कवर करते हैं। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? देखिए, इनमें से एक भी सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बात हो रही है हैदर अली की, तो इसका साथ इसे निजाम ने समय पर धोखा दिया था, ये बाद में अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो ये जो निजाम था ये एक स्वार्थी आदमी था और बहुत जल्दी किसी के भी पक्ष में ये चला जाता था। ठीक है, तो यहाँ किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया था हैदर अली। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शंस गलत है। प्रश्न है अगला। निम्नलिखित में से कौन युगम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दुर्लभ। कौन था बंगाल नवाब का कोष अध्यक्ष? अगला है जगत सेठ किसे कहते थे? मुर्शिदाबाद का सेठ। एक है मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान, या राजा शिताब राय बंगाल का दीवान। इसने पूछा है सुमेलित कौन नहीं है, तो 3 और 4 जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी हम ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं। बाकी बात करें तो दुर्लभ जो है वो बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, और जो जगत सेठ है इसे और क्या कहते थे? मुर्शिदाबाद का जो सेठ होता था इसे क्या कहते थे? जगत सेठ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है आपके पास। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने जो थे ये स्थापित करवाए। उसके बाद है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की थी। अगला पॉइंट है आमेर में सवाई राजा जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। एक पॉइंट और है कि मैसूर में क्या हुआ? टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी देवी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दान दिया था। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी कि अली मर्दा खां बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की, ये इसने नहीं की थी, ये ही इसमें ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन थे? कार्नवालिस की बात हो रही है। टीपू सुल्तान के अगेंस्ट किस किस को बनाया गया था? तो ये थे अंग्रेज, निजाम और मराठे। ठीक है, ये तीनों लोग किसके विरुद्ध थे? टीपू सुल्तान के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? आपको पता है ये महाराज रणजीत सिंह जो थे यही थे जो पंजाब के शासक थे, और जो स्वर्ण मंदिर है
स्वर्ण मंदिर की छत जो गोल्ड की बनी हुई है, आप जानते होंगे, उस पर परत चढ़ी हुई है गोल्ड की, वो गोल्ड भी इन्होंने ही दान किया था, राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो इनका वित्त मंत्री कौन था? इनके वित्त मंत्री थे दीनानाथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था? तो देखिए पंजाब का जो पंजाब को कंपनी, आपको पता है कंपनी धीरे धीरे सबको अपने में मिलाती जा रही थी। तो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को कब मिलाया अपने राज्य में? तो ये मिलाया था 1849 में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजवल्लभम, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे। ये किसके शत्रु थे? तो ये जो बहुत बड़े शत्रु थे किसके थे? नवाब सिराजुद्दौला के। ठीक है, ये नवाब सिराजुद्दौला के बहुत ज्यादा गहरे शत्रु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये कौन सी वो संधि थी जो मराठों के साथ हुई थी और इसे ये कागज का टुकड़ा मानता था? तो देखिए ये थी पुरंदर की संधि। ठीक है, ये जो पुरंदर की संधि थी ये हुई थी आपकी 1665 में। किस किस के बीच ये हुई थी? ये हुई थी आपकी मराठों के बीच और मुगलों के बीच। ठीक है, तो मराठों की तरफ से कौन था? मराठों की तरफ से थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे मराठों की तरफ से तो ये थे। अब बात करते हैं मुगलों की तरफ से कौन था? तो मुगलों की तरफ से थे जय सिंह प्रथम। ठीक है, जय सिंह प्रथम जो थे ये मुगलों की तरफ से थे और ये थे कौन? ये मुगल साम्राज्य के सेनापति थे, मुगलों के सेनापति ये थे। ठीक है, इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। ये हुई थी वर्ष 1665 में और इस संधि को जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये क्या कहता था? ये कहता था ये संधि नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, ये मान्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन कौन थे? आपको पता है सिराजुद्दौला इसीलिए मारा गया था क्योंकि उसका जो जिन दो व्यक्तियों ने कहा था युद्ध में साथ देंगे वही युद्ध से साथ छोड़कर भाग गए थे। तो वो दोनों थे मीर जाफर और राय दुर्लभ। ठीक है, ये दोनों ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका साथ नहीं दिया। प्लासी के युद्ध की बात हो रही है तो आपको याद होना चाहिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। भूलना नहीं है, एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1757 में। ये सब आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध को कवि का नाम दिया जा सकता है कि कौन से युद्ध को इस कवि ने एक स्थायी दुख भरी रात कहा? तो आपको याद होना चाहिए वो है प्लासी का युद्ध। इसे एक स्थायी दुख भरी रात कहा और ये कहा था नवीन चंद्र सेन ने। नवीन चंद्र सेन ने कहा था कि जो प्लासी की लड़ाई है वो एक स्थायी दुख भरी रात है। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखिए पूछ लिया गया आपसे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? लड़ा गया था वर्ष 1757 में। ये युद्ध आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों के साथ वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर की जो लड़ाई थी वो सबसे ज्यादा निर्णायक थी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1764 में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1764 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो आपको इनका सीक्वेंस लगाना है। सीक्वेंस कब लगेगा? जब आपको पता होगा कि ये जो है कौन कौन से वर्ष में हुए हैं। जैसे कि बक्सर का युद्ध है ये कौन से वर्ष में हुआ, प्लासी का युद्ध है ये कौन से वर्ष में हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई और दीवानी अधिकार कब प्रदान किए गए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्लासी का युद्ध। ये हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी आपकी 1756 में और दीवानी अधिकार जो प्रदान किए गए थे ये भी आपके दिए गए थे बक्सर के युद्ध के बाद यानी 1764 में। अब इन सीक्वेंस को लगाइए तो सबसे पहले आता है, सबसे इन्होंने कहा है ना सही अनुक्रम लगाना। सबसे पहले हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी, फिर हुई प्लासी का युद्ध 4-3, फिर हुआ बक्सर का युद्ध और फिर हुआ तो आपका 43-21 जो है ये आपका सही ऑप्शन होता है। ठीक है,
इस तरीके से आप याद करें, इस तरीके से याद रखें इन्हें। ये एक तरीके से कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आजकल आने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? देखिए जो बघार था ये वो बुंदेलखंड वाली जो रियासत थी ये वो थी, इसका कब हुआ? ये थी आपकी 1850 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था सबसे पहले हैदराबाद का निजाम। ठीक है, ये कौन था? हैदराबाद का निजाम इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, सहायक संधि में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए ना होकर इसमें है आपका हैदराबाद का निजाम। ठीक है, इसमें अवध का नवाब नहीं, हैदराबाद का निजाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, अब देख लीजिए, सहायक संधि पहले आपसे पूछा गया है कि इन शासकों में कौन था, तो ये था हैदराबाद का निजाम। अब बात होती है मराठा सरदार की, तो मराठा सरदारों में वो कौन था जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठाओं में ये पहला मराठा था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, या खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, तो राजपूत राज्य जो अंग्रेज थे इन्होंने राजपूत राज्यों से सहायक संधि क्यों की? ये इन्होंने की ताकि अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता है वो स्थापित हो सके। ठीक है, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए ही इन्होंने ये सब किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता है डलहौजी के नाम से एक चीज हमेशा याद रखना, राज्य हड़प नीति। ठीक है, राज्य हड़प नीति किसने कौन लेकर आया था? ये डलहौजी ही था। ठीक है, इसी ने इसी के ये आया है, यही इसने एग्जाम में दिया है। तो किस लिए इन्होंने आपसे पूछा गया है कि अवध का विलय इन्होंने क्यों किया था? तो ये राज्यों पर आपको पता है कुछ ना कुछ आरोप लगाकर शासन, किसी भी राजा के शासन को, किसी भी राजा को अपने में मिला लेते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अवध को क्यों मिलाया? अवध पर इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ राजा जो है वो कुशासन कर रहा है, और कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने अवध को अपने में मिला लिया था। इसी तरीके से इन्होंने न केवल अवध को, इन्होंने पूरे देश पर ही जितना संभव था इन्होंने यही करके इन्होंने सभी चीजों को, सभी राज्यों को अपने आप में मिला लिया था। तो देखिए ये स्पेशल क्लास जो थी आपकी जीके जीएस की, ठीक है, ये स्पेशल जीके जीएस की जो ये क्लास थी, ये आपकी यूपी पुलिस के री एग्जाम की तैयारी हो रही है, आपका रिवीजन क्लास है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके इन क्लासेस से आप रिवाइज करें। मैक्सिमम 50+ क्वेश्चन हम डेली आपको इसमें करवाते हैं। ठीक है, 27 डेज लेफ्ट हैं आपके एग्जाम में, सिर्फ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास दोनों टाइम आपको मिलेगी, मॉर्निंग में भी मिलेगी, इवनिंग में भी मिलेगी। मॉर्निंग में 6 AM पर मिलेगी, इवनिंग में 8 PM पर मिलेगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, सिर्फ पढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।